आपका स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का एक विशेष प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसे किसी भी देश को हम बोलते हैं कि अमेरिका जो है एक विकसित देश है, भारत को बोलते हैं भारत एक विकासशील देश है या विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत। किन आधारों पर हम किसी देश को विकासशील या किन आधारों पर हम किसी देश को विकसित कहते हैं, वही आज के इस सेशन में आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। इस पर आधारित प्रश्नों का भी मैं अभ्यास आपको करवाऊंगा। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी देश को विकासशील या विकसित बताना है तो उसके लिए उस देश की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं 3 क्षेत्रक होते हैं। कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं? 3 होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं कौन से क्षेत्र आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं कृषि संबंधित कार्य। तो इसमें क्या होंगे? कृषि संबंधित कार्य आएंगे। इसमें आएंगे कृषि संबंधित कार्य। ठीक। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबंधित कार्यों को किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, दूसरे होते हैं द्वितीय क्षेत्र। किसी भी देश में 3 क्षेत्र होते हैं, तो दूसरा जो क्षेत्र है इसको द्वितीय कहते हैं और इंग्लिश में इसको सेकेंडरी कहते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया है। और इसमें जो आप देखते हैं कौन से क्षेत्रों में कार्य होता है, इसमें उद्योग यानी इंडस्ट्रीज। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटीज होंगी। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग यानी इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज आदि, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कार्य इसमें होंगे। ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण, वो है सेवा क्षेत्र। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का किसी भी, वो है सेवा। तृतीय क्षेत्र जो है, तीसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसको हम टर्शरी बोलते हैं। इसको मैंने टी से लिख दिया। तो ये इसमें कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक है। सेवा क्षेत्र क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र क्या होते हैं? तो इसमें सेवाएं होती हैं। सपोज करो, देखो यहां पर एक बेसिक डिफरेंस आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि आज के सेशन में इसका प्लॉट पूरा ही है। मान लो कृषि आपने की, खेती का कार्य खेतों में होता है, और खेतों में मान लो आपने गन्ना उत्पादन किया। तो गन्ना जो है एक तरीके से क्या है? गन्ना आपने उगाया, गन्ना, ठीक है, गन्ना आपने बोया, गन्ने की फसल हुई और गन्ना आपका पैदा हुआ। तो गन्ना एक तरीके का उत्पाद है, कृषि उत्पाद है। जो ये कृषि उत्पाद है यही कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। इस गन्ने का आप जानते हैं, इस गन्ने को आप जानते हैं जो चीनी हम घर में खाते हैं वो गन्ने से बनती है। ठीक है। और इस गन्ने को कहां लेकर के जाया जाएगा? इस गन्ने को चीनी बनाने के लिए शुगर मिल तक लेके जाया जाएगा। शुगर मिल क्या है? उद्योग है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो गन्ने को जब कहां लेकर के आए? फैक्ट्री के अंदर लेकर के आए। ठीक। इस फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? हमें आवश्यकता होगी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर के माध्यम से आपने देखा होगा, आपके अगर आप गांव से हैं तो गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर गन्ने को लेकर के चलते हैं। अगर नहीं है तो ट्रक की आवश्यकता होती है। यानी गन्ने को खेत से उद्योग तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ये परिवहन साधन है। और ये परिवहन एक तरीके से यहां से ले आकर के यहीं तो रख रहा है इस सामान को, कोई नया उत्पादन तो नहीं कर रहा है ये ट्रैक्टर। ये एक तरीके से अपनी सेवा दे रहा है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में क्या आ जाएगा? परिवहन, बैंकिंग, संचार, संपर्क स्थापित करने होता है सेवा के थ्रू इन दोनों उद्योगों में। समझ में आ गया होगा आपको? तीनों सेक्टर आपको क्लियर हो गए। ठीक। एक बार इन तीनों सेक्टर को आपको विस्तृत रूप में और बता देते हैं, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे इस आधार पर भी हैं। ठीक है। चलिए इसमें देखें, क्योंकि नए प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था के इन प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो आज का जो अध्ययन है हमारा वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर है, विकासशील अर्थव्यवस्था पर, विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में, विकासशील अर्थव्यवस्था को डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। तीनों समझ में आ गए? अभी तो नाम ही है, अभी इनका अध्ययन हम आगे करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आपको अर्थव्यवस्था, देखो अगर आपको विकास की अवस्था के आधार पर इन तीनों को समझना है तो हमें जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक हैं उनको समझना होगा किसी भी देश के। चलिए माफ कीजिएगा। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक हमने अभी भी बताया, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कृषि से जुड़े हुए कार्य होंगे, कृषि कार्य होंगे, वो सब इसी में आएंगे। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, वानिकी, खनिज आदि इसमें आ जाएंगे। जैसे कपास
एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक यानी प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है ये। आलू है, दूध है, गन्ना है, ये सब प्राथमिक उत्पाद है। आगे देखिए द्वितीयक उत्पाद की, द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद थे यानी कृषि जो उत्पाद थे हमारे, उनको हम एक विशेष स्थान पर ला करके मशीनों की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीक की सहायता से उसका रूप ही परिवर्तित कर देते हैं, नई तरह की वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र हमारा कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम गन्ना लेकर के आए, गन्ना प्राकृतिक संसाधन है, गन्ने से हमने चीनी का निर्माण किया शुगर मिल में, तो शुगर मिल क्या है, उद्योग है, उद्योग यानी वहां विनिर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ? तो जैसे ये प्रक्रिया कारखानों, फैक्ट्री, घर इत्यादि में हो सकती है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहते हैं। आपको ये भी प्रश्न पूछता है। विनिर्माण में मूल्यवर्धन किया जाता है। वैल्यू एडिशन का अर्थ हमने आपको पहले भी समझाया था। वैल्यू एडिशन क्या होते हैं, एक सेकंड ये ब्लर कर रहा है। वैल्यू एडिशन, जब हम किसी वस्तु के रूप को परिवर्तित करते हैं तो उस परिवर्तित करने के क्रम में जो एडिशनल, जो अतिरिक्त खर्च आता है उसी को हम वैल्यू एडिशन बोल देते हैं। जैसे विनिर्माण है, इसमें द्वितीय क्षेत्र में निर्माण है, भवन, जल विद्युत गैस आपूर्ति इसमें आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे कपास है, कपास का पौधा प्राथमिक क्षेत्र का है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया, इससे कपड़े हमने बना दिए, तो फैक्ट्रियों में बने हैं कपड़े। गन्ने से हमने चीनी बना ली और गुड़ बना लिया, ये सब क्या है, गन्ने से गुड़ और चीनी बनाना, ये उद्योग का कार्य है। चलिए तीसरा देखो, तीसरा क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन की गतिविधियों में सहायता करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, संपर्क साधने में, जैसे बैंकिंग है। ठीक है, अब आप कहेंगे बैंकिंग कैसे होगा? मान लो किसी को कोई उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना, उसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो पैसा कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा। बैंक से जब पैसा लेगा तो उसको बैंकिंग बोलते हैं। बीमा, इंश्योरेंस भी करवाएगा उसका। परिवहन, संचार, शिक्षा, व्यापार, ये भंडारण, स्टोर करना, ये सब क्या है, ये सेवाएं हैं, ये तीसरे क्षेत्र में आती हैं। अब देखो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय, अब देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमने बताया आपको किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये वही सेक्टर हैं जिनके नाम आप यहां देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। हाँ, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, भारत में प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, भारत की किस चीज में? देखिए एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल इनकम। जैसे आपकी आय होती है, एक वर्ष में आपने कितना धन कमाया, धन अर्जित किया, ठीक है, वो है आपकी एक व्यक्ति की आय। अगर देश की बात करें, हमारे देश में राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे? भारतवर्ष में एक वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में भारत में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, भारत में एक वर्ष के समय में, एक वर्ष के समय में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, इन सब का मौद्रिक मूल्य, इन सबको कन्वर्ट करेंगे, जितना उत्पादन या जितनी सेवाएं हमने उत्पादित की हैं उनका मौद्रिक मूल्य यानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे, कितना मूल्य होता है, वही होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, वो पूरे राष्ट्र की आय होती है। क्लियर हो गया आपको? अब ये तो राष्ट्रीय आय है, तो एक व्यक्ति की आय कितनी होगी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है यानी पूरे देश की जो इनकम है, अगर एक व्यक्ति की, मेरी या आपकी, अगर आपसे पूछे प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की आय पूछे, तो आप क्या करेंगे, पूरे देश की जनसंख्या से पूरे राष्ट्र की आय को डिवाइड कर देंगे, एक व्यक्ति की आ जाएगी। तो ये पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, हमारे देश की पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 142 करोड़। 142 करोड़ से उस वर्ष, जिस वर्ष आप गणना कर रहे हैं, उस साल की नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगी, पर कैपिटा इनकम। क्लियर हुआ? पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम आप याद रखेंगे। अब भारत में, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में यहां लिखा है सकल घरेलू उत्पाद, तो नेशनल इनकम को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिन टर्म्स का यूज किया जाता है राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करने के लिए, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, यानी नेशनल इनकम को हम जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीडीपी
का मतलब यही है कि भारतीय क्षेत्र में एक साल के अंतर्गत कितना उत्पादन वस्तुओं का हुआ और सेवाओं का हुआ, उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ के आप बताओगे तो वो सकल घरेलू उत्पाद है। और इसमें अगर आप देखोगे जीडीपी में भारत की राष्ट्रीय आय में किसका योगदान कितना है, तो सबसे ज्यादा योगदान भारत में अगर आप देख रहे हो तो सेवा क्षेत्र का प्रश्न आता है ये, ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में सर्वाधिक है, ये भारत की हम बात कर रहे हैं, ये 2024 का डेटा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर, तो ये प्रथम स्थान पर है, ये प्रथम स्थान पर है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद माफ कीजिएगा, दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र, अच्छा ये तृतीय क्षेत्र है, उद्योग है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, तो ये सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है योगदान में भारत में। तो देखो सेवाएं जो है भारत में, अगर आप देखोगे सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में 50% से ज्यादा है, 53.3%, 28.3% द्वितीय क्षेत्र का योगदान है भारत की इकोनॉमी में। कृषि का योगदान सबसे कम है 18%, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये है भारत की वर्तमान स्थिति। अब हम बात करते हैं इन तीनों फैक्टर्स की ही बात करेंगे। देखिए इन तीनों फैक्टर्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यहां पर मैंने लिखा पी से लिख दिया मैंने प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक से करते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर, ठीक, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक। थोड़ा सा और जगह कम रहेगी यहाँ इसको, तो यहां पर ऐसे कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, वही है जो ऊपर लिखा है, ठीक है। अब ऐसे देश, अब यहां ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति मैंने आपको बता दी, अवगत करा दिया है। अब ऐसे देश जिन देशों में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक होता है, ऐसे क्षेत्र जिनमें प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, और बाकी उद्योगों का, और उद्योग और क्या कहेंगे इसको, उद्योग और सेवा क्षेत्र, मैं इसको कम उससे दिखा रहा हूं, ठीक है, उद्योग और जो सेवा क्षेत्र है इनका योगदान बहुत कम होता है। ऐसे देशों को या ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसको मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था। चलिए पूरा ही करते थे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी ये क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या अल्प विकसित या अविकसित देश या अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे देश होंगे जहां पर उस देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में उसमें कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होगा, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहेगा वहां पर, ठीक है। बाकी उद्योगों का विकास वहां नहीं हुआ होगा, टेक्नोलॉजी टर्शरी क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का भी वहां पर विकास नहीं हुआ होगा, उद्योग नहीं लगे होंगे। तो सारी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो जो जनसंख्या है ऐसे देशों की जो अल्प विकसित हैं वो कृषि कार्य में ही लगी होगी। आप जानते हैं कृषि कार्य जब करते हैं तो बड़े अनिश्चित होते हैं, कृषि कार्य ऐसा नहीं होता है, जितना उसमें लागत लगती है उससे कम उत्पादन होता है, उससे कम बेनिफिट ही मिलता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो लोग लगे होते हैं उनकी जो आय होती है वो बहुत कम होती है, ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो जाती है, ठीक। और जब आए सारे लोग कृषि में लगे रहेंगे तो अन्य रोजगार जो उद्योगों से मिल सकते थे और सेवाओं से मिल सकते थे, जो कि इन ऐसे देशों में डेवलप हुई नहीं है, मतलब इन उद्योगों को और सेवाओं को लगाया नहीं गया तो एक तरीके से बेरोजगारी इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। जनसंख्या भी अधिक मिलती है ऐसे क्षेत्रों में, बेरोजगारी भी अधिक मिलती है। और यहाँ पर ऐसी जो क्षेत्र हैं ये क्या होते हैं, ये अपने जो संसाधन है, संसाधन मतलब जो हम आप डिस्कस कर चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, कृषि मतलब जो हमारे संसाधन है, उन संसाधनों का ये दोहन करना शुरू ही किया होता है इन्होंने, यानी दोहन का यानी यूज करना इन्होंने शुरू ही किया होता है, ये ज्यादा बेहतर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने संसाधनों को, ऐसे देश अल्प विकसित। तो एक चीज समझिएगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है और वहां पर जो उद्योग हैं और जो सेवा क्षेत्र हैं वो एक तरफ से डाउन होते हैं, या बिल्कुल आप कहेंगे ना के बराबर ही होते हैं, इसलिए हमने इसको कम हाईलाइट किया है। अब ऐसे देश, ठीक है, अब ऐसे देशों को देखिए जहां पर, ऐसे देशों को देखिए जहां पर जो कृषि है, कृषि क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए,
ऐसे देश जो अपने देश की जो निर्भरता है, कौन सा है ये कलर, ठीक है, ऐसे देश जो कृषि पर अपनी निर्भरता को कम कर देते हैं, ये कम का साइन है, ठीक है, डाउनवर्ड यानी कम, अपवर्ड यानी ज्यादा, ठीक है। ऐसे देश जो कृषि पर अपनी निर्भरता कम कर देते हैं और जो उद्योग हैं, उद्योगों पर अच्छे से ध्यान देते हैं, उद्योगों का विकास कर लेते हैं, वे देश क्या कहलाते हैं? विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश। तो विकासशील देश, विकासशील देश कहें या विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, क्लियर हुआ। और यहां पर टर्शरी जो सेक्टर है वो भी एक तरीके से कम ही होगा यहां पर, ठीक है, क्लियर। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, भारत को हमने बोला है, भारत क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी अभी हमने देखा भारत के केस में, जो भारत के केस में हमने क्या देखा, पीएसटी क्या था, इसमें ये सबसे कम था, इसमें जो हमारे उद्योग हैं वो उससे ज्यादा थे और टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा, लेकिन ये हमारी कंडीशन यहां तो मैच नहीं हो रही, ठीक। इसका क्या रीजन है? देखिए, अर्थव्यवस्थाओं, अगर विकास का क्रम आप देखेंगे तो विकास का क्रम यही होना चाहिए कि जो भी देश अल्प विकसित हैं उनको अगर विकासशील बनना है या विकसित देश की तरफ जाना है तो अपनी कृषि पर आश्रितता, जो कृषि पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, वो कृषि पर डिपेंडेंसी अपनी कम करनी होगी और उद्योगों को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो हमने उद्योगों को बढ़ाना शुरू किया तो हम विकासशील अर्थव्यवस्था में आ गए, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर टी होगा, ठीक है, यहाँ माफ कीजिएगा, इसको टी करिएगा, ठीक है। तो ये जो टर्शरी क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, ये भी ज्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन इसमें उद्योग का विकास होगा। लेकिन भारत के केस में क्या है, भारत के केस में चलो हमें जो है कृषि पर अपनी निर्भरता कम करनी थी, हमने कर ली। जब हमारा देश आजाद हुआ था वर्ष 1947 में, हमारे देश में जो प्राथमिक क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी में हमारे देश की प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, ठीक है, ग्रेटर देन 50% था। लेकिन हमने कम करके वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कृषि क्षेत्र अब कितना रह गया है भारत का? 18%, अभी देखा है, अभी बताया 18.3%, ठीक। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए था? हमें उद्योगों का विकास करना चाहिए था, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, हमने, हमारा जो भारत है, भारत में हमने क्या क्या कर लिया, भारत के केस में हमने जो सेवा क्षेत्र है उसका विस्तार ज्यादा हो गया भारत में, ठीक है। तो भारत में जो विकास का क्रम है वो विकास का क्रम थोड़ा सा वायलेट हुआ है, हमने टर्शरी क्षेत्र हमारा पहले डेवलप हो गया, जबकि जो हमारा ये सेकेंडरी उद्योग वाला क्षेत्र है वो भारत का कम रह गया, ठीक है। तो भारत, ये तो जनरल कंडीशन लिखी है विकासशील अर्थव्यवस्था की, लेकिन भारत के केस में अगर आप याद रखोगे, ठीक है, भारत के केस में आपको ये याद रखना है, भारत के केस में टर्शरी वाला क्षेत्र, ये मैंने यहां लिख दिया, ये ज्यादा है, ठीक है, टर्शरी ज्यादा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये क्षेत्र तो 53% पहुंच गया, ये 18%, ये 28% रह गया। अब भारत की सरकार जो है उद्योगों पर कार्य कर रही है, इस क्षेत्र को बढ़ा रही है, तभी तो भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेकर के आए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम बाहर की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए कह रही है, वो अपना सेटअप यहाँ लगाएं और यहाँ पर अपने उत्पादन को करें, वस्तुओं का उत्पादन करें, ठीक है, ताकि भारत की ये जो सेकेंडरी क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, इसकी ग्रोथ हो सके। जैसे जैसे ये उद्योग का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे उद्योग का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, इस पूरी 100% इकोनॉमी में ये उद्योग का क्षेत्र जगह ले लेगा अपनी, ठीक है, तो तब हम विकसित अर्थव्यवस्था में कदम रख लेंगे। तो ऐसे देश ऐसे देश जो अपनी डिपेंडेंसी या कहिए उसको कृषि पर बहुत कम कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर बहुत कम कर लेते हैं, और उनके यहाँ पर उद्योगों का अत्यधिक विकास होता है, ठीक है, उद्योगों का अत्यधिक विकास होता है और टर्शरी सेक्टर का अत्यधिक विकास होता है, ठीक। याद रखिएगा ये दोनों अधिक हैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने दिखाया। तो यहाँ पर ये दोनों, ये विकसित देश की अर्थव्यवस्था में जो उद्योग क्षेत्र है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और सेवा क्षेत्र, इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। इन्होंने अपनी जो निर्भरता है किस पर, अपनी जो निर्भरता है इनकी कृषि पर, वो बहुत कम कर ली है, ठीक है। तो भारत मिड फेज में है, आप क्या कहेंगे इसको,
भारत, अब मोदी जी ने एक नारा दिया है, क्या कहा है मोदी जी ने कि भारत को 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो सरकार, अब विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृषि पर ऑलरेडी हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर चुके हैं, हम अब जो है उद्योगों पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं, उद्योगों का विकास करने पर फोकस किया जा रहा है। तभी बहुत सारे कंपनीज या फैक्ट्रीज या आप कहेंगे उत्पादन की इकाइयां भारत में बढ़ाई जा रही हैं, विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है उत्पादन के लिए, और खुद सरकार भी। ठीक है, चलिए, तो ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये है विकसित अर्थव्यवस्था। आपको समझ में आ गया होगा ये विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए ये फैक्ट्स में आपको कैसे देगा, क्वेश्चंस में कैसे पूछेगा, ये भी तो हमें समझ आना चाहिए। देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, या आप कहेंगे कि अविकसित अर्थव्यवस्था, ये किसको कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कैसी कैसी विशेषताएं पाई जाएंगी, इसका ध्यान रखो जरा। जिन देशों में, देखो प्रश्नों के जो वो होते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह, वो इस तरह से फ्रेम करेगा, वहां से तो हमने समझ लिया। ठीक है, वो चीज समझ में आ गई, बेसिक फाउंडेशन वही है आपकी। जिन देशों में विकास अपने आरंभिक चरण में है, अर्थात विकास मतलब होना शुरू ही हुआ है, ठीक, यानी संसाधनों को हम उपभोग, संसाधनों का यूज करना हमने शुरू किया, प्रारंभिक स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, शुरू किया है बस जस्ट। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में अगर आप देखेंगे, जब संसाधनों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, सबसे पहले जो संसाधनों का यूज होता है वो कृषि क्षेत्र में ही होता है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, यानी कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा देश की जीडीपी में कृषि और संबंधित क्रियाओं की भूमिका अधिक होती है। देश की जो राष्ट्रीय आय होगी, अर्थात जो जीडीपी होगी, जीडीपी में कृषि की ही भूमिका होगी बस। और ऐसे देशों में जब, भाई जब संसाधनों का दोहन शुरू ही हुआ, तो ऐसे देशों में टेक्नोलॉजी, तकनीक तो होती नहीं, फैक्ट्रीज तो होती नहीं, सेवा क्षेत्र भी नहीं होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे रोजगार के अवसर भी नहीं होंगे, सारे लोग कृषि में लगने की कोशिश करेंगे, कृषि में इतनी आय होती नहीं है। तो यहाँ पर अल्प विकसित देशों में अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए देश होते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं होती है, बिल्कुल नदारद होती है। यानी पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण हमने आपको बताया था पूंजी क्या होती है। ठीक है, पूंजी ऐसा धन होता है, ऐसा धन होता है जो व्यापार में लगाया जाता है एक तरीके से, और पूंजी में हम जानते हैं टेक्नोलॉजी, मशीन, पैसे को शामिल किया जाता है। गरीबी और बेरोजगारी की दर हाई होगी, ज्यादा लोग यहाँ पर, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे और बेरोजगार भी होंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आधारभूत संरचना की स्थिति अत्यंत खराब, यानी जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स का निर्माण भी आप देखेंगे तो ऐसी जगहों पर मान लो एक स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी संसाधन क्या था उसका? भूमि। भूमि पर चाहे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसे देश इतनी बड़ी संरचना बनाने में समर्थ नहीं होते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का अभाव है, मशीनें चाहिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसे देशों में तो तकनीक का अभाव है, तो कहाँ ही बना पाएंगे, यानी संसाधनों का दोहन कम कर पा रहे हैं। उच्च आश्रितता अनुपात, ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी उस पर ही रही कृषि पर। तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, तो ये अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। और कुछ कुछ यही भी अगर आप मान सकते हैं, अगर आपको प्रश्न आएगा तो आप प्रश्नों में जो विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में ये ज्यादातर चीजें सेम मिलेंगी। जैसे हम आपको बताते हैं, संसाधनों का दोहन तो विकासशील क्षेत्रों में प्रारंभ हो जाता है और उनका दोहन चल ही रहा होता है, दोहन चल भी रहा होता है, काफी हद तक दोहन कर लिया है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचे हैं, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए अपने संसाधनों को। ठीक है, यानी इस बात को हम कह सकते हैं बहुत सारी संभावनाएं अभी विद्यमान हैं। प्रति व्यक्ति आय अल्प विकसित देशों से तो ज्यादा होती है, यानी अल्प विकसित देश और विकसित देश के बीच की अवस्था है ये विकासशील। तो प्रति व्यक्ति आय अंतरराष्ट्रीय जो मानक बनाए गए हैं उससे थोड़ी कम रहेगी, उससे कम रहती है, और अल्प विकसित देशों से ज्यादा होती है, विकसित देशों से कम होती है। ठीक है, आधुनिक तकनीकों का अभाव, टेक्नोलॉजी तो होती है ऐसे देशों में, विकासशील देशों में तकनीक है, हमारे देश में भी, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका अभाव मिलेगा, उसकी कमी है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना, पहले जो अल्प विकसित देश 2 स्टोरी बिल्डिंग ही बना पा रहा था, जो अब ऐसे देश ने 25 स्टोरी, विकासशील देश में इसी भूमि पर 25 मंजिला इमारत बना दी। ठीक है, 25 मंजिला इमारत, तो इतनी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। ठीक, औद्योगिकरण में अनेक संभावनाएं हैं, उद्योगों में अभी पूरा का पूरा क्षेत्र है यूज करने के लिए। तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? भारत विकासशील में आता है, ब्राजील,
चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सब विकासशील देश हैं। बाकी विकासशील देश में और क्या होगी, निम्न, प्रति व्यक्ति आय निम्न ही मानेंगे, ठीक है। बेरोजगारी अधिक मानेंगे, इसमें भी ये वाले पॉइंट में बता दूं, तीव्र बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी की उच्च दर होगी, जनसंख्या वृद्धि दर होगी, निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ये जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे ये यहाँ सब उच्च में होंगे। जैसे संसाधनों का सर्वाधिक दोहन किया गया होगा, यहाँ पर जो भूमि पहले क्षेत्र में हम पहले वाले अल्प विकसित में देखा, वो 2 मंजिला मकान ही उसने बनाया था, 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाई थी। और हमने विकासशील में देखा, विकासशील ने क्या किया, विकासशील ने क्या किया, 25 मंजिला मकान बनाया था। इसने क्या किया, विकसित देश ने क्या किया, इसी भूमि पर, इतने ही स्पेस पर 100 मंजिला मकान बना दिया, ठीक है, 100 मंजिली इमारत बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अल्प विकसित, ये विकसित, माफ कीजिएगा, ये विकासशील और ये विकसित, ठीक है, तीनों। तो तीनों ने संसाधनों के दोहन के प्रयोग को अगर आप देखेंगे तो दोहन सबसे ज्यादा अच्छा इसने किया है। भूमि क्या है, संसाधन है, ये टेक्नोलॉजी के अभाव में इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाया अपनी भूमि का, ठीक है, उसने कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, संसाधनों का अधिकतम दोहन। उच्च प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की आय की काफी उच्च होती है। विकसित उद्योग, उद्योग अपनी चरम सीमा पर होंगे, इंडस्ट्रीज। उच्च उत्पादकता दर, हाई प्रोडक्टिविटी होगी उस देश की। आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होंगी। गरीबी और बेरोजगारी की दर यहाँ बहुत कम होगी, कम से कम होगी। गरीबी और बेरोजगारी विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा, गरीबी और बेरोजगारी की दर उच्च होगी। देखो दिखाते हैं, अभी उच्च ही है, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी की दर उच्च यहां पर है, ठीक है, वहां पर क्या होगी, निम्न होगी। आगे चलें, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर, उन दोनों में जनसंख्या की वृद्धि होगी पहले दोनों केस में, लेकिन यहां जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित होगी, कंट्रोल्ड होगी, अननेसेसरी जनसंख्या को नहीं बढ़ाया गया। कृषि पर निर्भरता इनकी कम होगी, याद रहेगा, ठीक, यहीं से फैक्ट आ गया। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं यहां होंगी। आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास, जो आधुनिक आधारभूत ढांचा है वो बिल्डिंग्स का ही एग्जाम्पल आप इसमें मानिए। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ये सब विकसित, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब अर्थव्यवस्था के हम एक और प्रकार का अध्ययन करेंगे, इसमें ये कौन सा है, आय के आधार पर क्या होती है। देखिए किसी भी देश को आय के आधार पर किस वर्ग में रखा जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक निश्चित करता है, विश्व बैंक, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आय के आधार पर, इनकम के आधार पर, किसकी आय के आधार पर, एक व्यक्ति की, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति, इसका जो वर्गीकरण है वो विश्व बैंक करता है। तो जिसके अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि कोई भी देश किस आय वर्ग में रखे जाएंगे, और यहाँ आय का अर्थ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या औसत आय से है। अब देखो ये औसत आय, जो हम इसकी बात कर रहे हैं आय के आधार पर, ये जो है वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्रत्येक 1 जुलाई को विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और उसमें ये वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से किस उसमें आते हैं, रेंज में। देखिए 1 जुलाई 2023 को ये जारी हुआ था, और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए था ये। इसमें हम बात करते हैं ऐसे देश या अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाले देश, उच्च आय मतलब किसकी आय, वहां रहने वाले प्रति व्यक्ति की आय के बारे में ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलें, तो ऐसे देश जहां पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम $13,845 से अधिक है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम याद रखिएगा, अगर लेटेस्ट में आपसे पूछेगा उच्च आय वाले देश या हाई इनकम कंट्रीज जो होंगी, वो ऐसे कंट्रीज होंगी जिसमें प्रति व्यक्ति आय $13,845 है ये, ठीक है, अमेरिकी डॉलर में है ये। उच्च मध्यम, इससे नीचे एक कैटेगरी है उच्च मध्यम आय वाले देश। उच्च मध्यम आय वाले देश वो होंगे जिनमें प्रति व्यक्ति आय $4,465 से लेकर के $13,845 के बीच में होगी, वो उच्च मध्यम आय वाले देश होंगे। अगला है कम मध्यम आय वाले देश, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये क्या है, $1136 से $4,465 के बीच में जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय होगी वो कहेंगे कम मध्यम आय वाले देश। भारत कहाँ आता है, भारत यहीं आता है, ठीक है। हमारा देश जो है वो किस में लाई करता है, कम मध्यम आय वाले देशों में, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब आप प्रश्न का उत्तर कर देंगे यहां से, अगर पूछेगा भारत इसमें आय के आधार पर पूछ लेगा, क्योंकि भारत की जो इनकम है
पर कैपिटा इनकम भारत की अगर डॉलर्स में पूछा जाए आपको, तो अभी अगर आप देखेंगे तो वो 2400 के आसपास है, ठीक है। 2400, लगभग कहेंगे कि $2400, ठीक है। $2400 के आसपास है, तो $2400 1100 से 4400 के बीच में ही कहीं आएगा। तो वो ऐसे देश है। न्यून आय वाले देश कौन से हैं? जहां पर प्रति व्यक्ति आय $1136 से कम की है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो नोट भारत की जो औसत आय है वो $2484, हमने कहा लगभग 2400, तो उस रेंज में आ रहा है। तो भारत कम मध्यम आय वाला देश है, लोअर मिडिल इनकम वाला कंट्री है। अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखें कुछ और तथ्य देखिए। हमने जीडीपी देखी, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उस देश में एक साल के दौरान, वो साल कौन सा था? वित्तीय वर्ष बोलते हैं उसको। और वित्तीय वर्ष जो होता है आप जानते हैं कब से कब तक शुरू होता है? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर हमको 2024 का बताना है तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेंगे यहाँ, ठीक है। ठीक, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में इस देश के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनका मौद्रिक मूल्य, उनकी पैसों में कितनी कीमत है, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, वही क्या होती है? जीडीपी होती है। तो उसके आधार पर आपको लिस्ट करने को पूछ लेगा कि जीडीपी के आधार पर आप बताइए किसी देश में टॉप 5 अर्थव्यवस्था को बताइए। तो विश्व में सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन है? सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर हो रहा है जीडीपी में? यूएसए में। दूसरे नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर चीन है, याद रखिएगा, सेकंड नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान है, चौथे पर तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान है, पांचवें पर हम यानी भारत हैं, छठे पर यूके है, ठीक। तो इकोनॉमी में हम देखो 5वें स्थान पर आ गए हैं। मोदी जी का लक्ष्य कहाँ का है? भारत को देश की तीसरी सबसे बड़ी, देश की 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर लेकर के आना है, ठीक है। ये टारगेट है भारत का, भारत सरकार का, ठीक है। तो ये तो आपको क्रम पूछ लेगा। अभी वर्तमान में हम कहां पर हैं? 5वें स्थान पर हैं। और हमारे देश की जो इकोनॉमी है लगभग कितनी है? $3.9 ट्रिलियन है, ठीक। 3 ट्रिलियन से ऊपर हम जा चुके हैं। अब देखो भारत के मुख्य आयात साझेदार देश, हमने बताया था कि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार होता है। और जब एक देश के साथ दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, तो भारत में जिन संसाधनों की कमी होती है, जिन वस्तुओं की कमी होती है, वो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। और भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो चीन से करता है, याद रखिएगा। भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है, 18% आयात भारत का, हमारे देश का, चीन से ही होता है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके अलावा रशिया से है, हांगकांग, रशिया से, हांगकांग से, ठीक है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखो भारत निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है? तो भारत सबसे ज्यादा निर्यात जो एक्सपोर्ट करता है वो 17.7% यूएसए को करता है, यूरोपीय संघ को भी करता है, चीन को भी करता है, ठीक है। अब भारत का जो निर्यात है, भारत का जो निर्यात है वो कितना है? देखो 2023-24 में भारत का निर्यात निर्यात कितने बिलियन डॉलर है? $776.68 बिलियन। ऐसी भारत में आयात जो है कितना है? 854.80 बिलियन। तो इसमें भारत का जो आयात है, ठीक है, भारत का जो आयात है वो ज्यादा है किससे? निर्यात से। यानी हम आयात ज्यादा करते हैं, भारत से वस्तुओं को ज्यादा मंगाते हैं, और जो निर्यात है वो कम करते हैं। ऐसे देश को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट कंट्री। तो भारत ट्रेड डेफिसिट में आता है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रश्न करते हैं, देखो प्रश्न इस पर, बीच बीच में ये ब्लर हो रहा है। हाँ जी, देखिए, जब किसी, पहला कथन है, कथनों पर विचार करें। जब किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले, देखो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, बात सही है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, मिट्टी यानी भूमि का उपयोग कर लिया, और सूर्य की रोशनी का, और कोई फसल उगा ली, कपास उगा लिया, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, पहला वाला। आगे देखें, किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये भी ठीक है।
दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। देखो ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये इसी साल की परीक्षा में आया है, अभी पिछले महीने जो परीक्षा आपकी हुई है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स में यानी क्षेत्रकों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। अभी जो आईएएस की परीक्षा हुई है सिविल सर्विसेज की, ये प्रश्न आया है यहीं से। अब देख लो जो हमने पढ़ाया उसमें कितना आप कर पा रहे हैं यहाँ से। आर्थिक गतिविधियां दी हैं, सेक्टर दिए हैं, तो कृषि उत्पादों का भंडारण, भंडारण हमने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र में होता है। भंडारण स्टोर करना, भंडारण क्या एक सेवा है, भंडार करना, स्टोर करना। तो सेवा क्षेत्र कौन सा होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, जबकि यहां क्या दिया है, द्वितीयक, नहीं है मैच। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म को हमने बताया था प्राथमिक, पशुपालन डेयरी ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो ये सही मैच है, ठीक। खनिज की खोज, खनिज की खोज, खनिज की खोज किस में आएगा, ये तृतीयक में आया, किस में है बताइए, खनिज की खोज, ठीक है। तो खनिज की यदि हम बात करें, खनिज हमने आपको प्राथमिक में बताए थे, ठीक है। खनिज की खोज करना ये एक तरीके से ये प्राथमिक में है, ठीक। और कपड़ा बुनाई, जब आप कपड़ा बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, यानी वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये मैच्ड है, इसमें ये मैच है, क्लियर। तो इसमें 1, 2 और 3 मैच, तो इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, देखो कैसे कैसे पूछ रहा है। तो इसमें 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, इसमें 2 युग्म सुमेलित हैं। आगे चलें, भारत में सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये दिख रहा है कि नहीं आपको। भारत में सेवा क्षेत्र में, देखो सेवा क्षेत्र में खनन उत्खनन, परिवहन, ठीक है। देखो होटल और पर्यटन, देखो होटल और पर्यटन सेवाएं हैं, वानिकी और मत्स्यिकी तृतीय क्षेत्र में पूछ रहा है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में पूछ रहा है। तो वानिकी तो ये प्रथम में आता है और ये भी, ठीक है, वानिकी और मत्स्यिकी प्रथम में आते हैं। होटल और पर्यटन ये किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। परिवहन संचार ये भी उसी में आते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, 2 और 3 में आ जाएंगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। विगत वर्षों में भारत में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। देखो ये अभी हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, ये बात ठीक है, तीनों क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि जो है तीसरा क्षेत्र हुआ है, भारत का सेवा क्षेत्र। ये बात सही, इसका कारण बताया है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए, यानी उसको कम करते हुए तृतीय क्षेत्र को सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभारा गया। दोनों ठीक है और इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का। शायद कट रहा है इधर क्वेश्चन आपका, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीय क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग, हमने बताया था आपको, ठीक है। उद्योग यहाँ पर ज्यादा डेवलप होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की योगदान कम होता है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ज्यादा होते हैं, ठीक है, पहला वाला। तो चलिए आगे बात करते हैं। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रों में ही नियोजित होते हैं। चलिए इसको देखें, देखिए द्वितीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेवा क्षेत्र में ही होते हैं, ठीक है, वो उद्योगों में ज्यादा लगे होते हैं, उद्योगों में भी होते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना अधिक होगा। इसमें से आपको असत्य वाला बताना है। देखिए एक सेकेंड, इसको फिर से पढ़िए सवाल को आप, इसमें आपको असत्य ढूंढना है, ठीक है, असत्य ढूंढना। पहला क्या है, सामान्यतः अधिकांशतः देशों के इतिहास में देखा गया कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीय क्षेत्र आर्थिक सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का। देखिए विकास की जब प्रारंभिक अवस्था होती है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर फोकस किया जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र पर, ठीक।
तो हमने ये यूएसए को दिमाग में रख के कहा था कि मतलब पहले जो हमने ठीक किया था, तो ये यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, जब विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं तो प्राथमिक क्षेत्र को ही उसमें फोकस किया जाता है। पहला वाला असत्य है, गलत है। विकसित देशों में, ठीक है, विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रों में, देखिए इसमें जो सेवा क्षेत्र हैं उसमें भी लगे होते हैं, और जो दूसरा जो क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में भी लगे होते हैं, दोनों में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा क्षेत्र दिया हुआ है तो इसमें भी हम इसका उत्तर, इसको सही मानेंगे। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ये ठीक है। क्यों ठीक है? देखो, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जितना यहाँ से उत्पादन करेंगे कृषि से, उतना ही द्वितीय क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम तीसरे क्षेत्र का होगा, उतनी ज्यादा परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो नीचे के दो ठीक है, पहला ही गलत है। तो इसमें केवल एक कथन गलत होगा। थोड़ा सा हमने पढ़ने में वो वहां पर मिस कर दिया था कुछ, ठीक। देखो यही वाला प्रश्न आ गया। अब देखो, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न भिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही क्रम आपको बताना है। भारत में जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? अभी देखा, जीडीपी में टर्शरी का भारत का सबसे ज्यादा, तृतीयक का, फिर सेकेंडरी का, और फिर प्राइमरी का। तो तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक क्षेत्र ऐसे रहेंगे, ठीक है। तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक इसमें इस तरह से रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें उन सेवाओं की संख्या अधिक है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। देखिए जो सेवा क्षेत्र होते हैं, बैंकिंग में आप जाएं, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, व्यापार है ना जी। यहाँ पर तो कुशल और शिक्षित श्रमिक ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये वाला तो सत्य है। इसमें उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अधिक कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ये बात गलत है, क्योंकि उसमें अधिक कुशल युवाओं की जरूरत वहीं पर होती है, सेवा क्षेत्र में बहुत होती है। आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर्स क्या है, ये नई तरह की सेवाएं हैं एक तरीके की, है ना। तो ये गलत है। इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, देखिए इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों में मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये भी ठीक है, ये भी परिवहन तीसरे क्षेत्र की बात कर रहा है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है, हाँ ठीक है, भारत में तो है ही। तो बी वाला ही सही हो जाएगा, असत्य वाला ढूंढना था हमें। आगे चलें। अभी देखो यहां से इस प्रश्न को लो, 1995 में आया था, पीसीएस का प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपने मिस किया तो प्रश्न का उत्तर ही बदल जाएगा। वैसे ऑप्शन भी ऑलरेडी पड़े ही रहते हैं, जो गलत हमें हम जिनको गलत वाले ऑप्शंस को भी चुन लेते हैं। इसको देखें, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है? नहीं। डेवलप्ड है? नहीं। विकासशील है भारत की अर्थव्यवस्था, विकासशील, ठीक है। आगे देखिए, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये बात सत्य है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र विकसित होता है, जबकि उद्योगों के विस्तार में कमी आती है। देखो वही बात भारत के संदर्भ में, ये उल्टा है इसका। एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का जो क्रम है, उसमें जो कृषि क्षेत्र है उस पर आश्रित हम कम होते हैं, डिपेंडेंसी कम होती है, जबकि उद्योगों पर हमें ज्यादा बढ़ना होता है। जबकि ये उल्टा बोल रहा है इसका। दूसरा असत्य है। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए केवल, इसमें क्या बोला है? असत्य ही पूछा है। असत्य क्या है इसमें? केवल दो ही असत्य है। देखिए कारण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तर पर आप बाद में जाएंगे, लेकिन उसको आप सही से समझिएगा। चलिए इसको देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकारी नियमों और विनियमनों का अनुपालन करना होता है। देखिए दो तरह के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को दो तरह से भी बांट सकते हैं हम। एक होती है संगठित अर्थव्यवस्था, एक होती है असंगठित, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वे होते हैं जिसमें सरकार कुछ नियम कानून बना देती है कि जब आप कार्य कर रहे होंगे तो इन नियमों के तहत बनकर ही कार्य करना होगा। जैसे जो कंपनीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। वहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो संगठित क्षेत्र के होते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं?
ऐसे क्षेत्र जिन पर सरकार के नियमों का कोई दबाव नहीं होता है, कोई दिशा निर्देश सरकार के द्वारा इन लोगों को जारी नहीं किए जाते हैं और वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। अब ऐसे कौन से लोग होंगे हमारे देश में, आप जानते हैं, ये जो रेडी वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से, कोई दिशा निर्देश का पालन थोड़ा ही ना करते हैं, वो असंगठित है, इसलिए असंगठित है। असंगठित क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। इसको देखें, यानी उनको जरूरत नहीं होती, वो पालन नहीं करते हैं उसका। इसमें अगर आप देखेंगे, आगे देखें, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों को यह लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात है, जो कर्मचारी होंगे उनके रोजगार की एक तरीके से पक्का है कि आपको महीने के एंड में सैलरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो असंगठित में है, अगर वो ठेला या फल विक्रेता है कोई, अगर वो फल बेचेगा उस दिन तो कमाएगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। ये तीनों सत्य होते हैं, ठीक है। भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये वाला कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में अधिक लोग हैं लगे हुए भारत के, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 ही सही हैं। चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला देखें, सार्वजनिक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किसके आधार पर विभाजित किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो हैं किसके आधार पर बनाए गए, रोजगार की शर्तों के आधार पर नहीं, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर नहीं, उद्यमों का स्वामित्व किसके पास में होगा, यानी अगर सरकार चला रही है उनको, ठीक है, सरकार चला रही है, प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, इस बात पर निर्भर कर देगा। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं। किसी भी देश में जब उत्पादन होगा वस्तुओं का चाहे सेवाओं का, उसमें 4 कारक, 4 संसाधनों का प्रयोग होता है, ठीक है। कारक बोलिए या संसाधन बोलिए आप, ठीक है, कारक या संसाधन। तो उसमें अगर आप देखेंगे, एक तो भौतिक पूंजी चाहिए, पूंजी यानी धन, धन के साथ साथ उस धन से ही संबंधित है मशीनें, उपकरण, टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए, इंस्ट्रूमेंट आदि भौतिक पूंजी में आ जाएगा। श्रम, लेबर चाहिए, ठीक है, भूमि जहां पर उस उद्योग को स्थापित करना है, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए उस उद्योग की, और उद्यमशीलता, रिस्क लेने वाला व्यक्ति, ये चारों हो जाएंगे, ठीक है, ये चारों हो जाएंगे। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। ये मेंस में आया था पीसीएस के 2004 में, पहले मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हुआ करते थे, ठीक है। इसको देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें नहीं है, यानी 3 इसमें फीचर ऐसे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। धन की न्यून कार्य क्षमता, ये तो है। प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी है, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ठीक है, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी बात सही है भारत में। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। हमने शुरू में ही आपको बताया था, भारत में एक लिस्ट बनाई थी, चारों संसाधनों में से किसकी कमी किसकी अधिकता है। तो भारत में अगर आप देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आगे चलें, 17 में आया था मेंस में ही क्वेश्चन, ये देखिए। हाँ, अब देखो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता क्या है, 2017 में पूछा है। तो अल्प विकसित और जो विकासशील है, उसके क्वेश्चन लगभग एक जैसे होंगे, ठीक है, उसके उत्तर आप एक जैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, बस एक स्टेज आगे ही बड़ा होता है विकासशील। तो पर कैपिटा इनकम कम होती है, ये बात तो ठीक है, ठीक है। पूंजी निर्माण की दर भी कम होगी, ठीक है, मशीनी टेक्नोलॉजी, पैसों का अभाव है ना। निम्न आश्रितता अनुपात, देखिए उच्च होता है, जबकि यहां अगर आप देखें, ठीक है, उच्च आश्रितता अनुपात होता है यहां पर। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना, गलत। तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में कार्य नहीं होता है, तो केवल 1 और 2 ही हैं। ये प्रश्न आया था ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। ये आया था, ये भी 2017 के मेंस में ही था, ये शायद यही प्रश्न है। हाँ, इसमें ऑप्शंस बदले हुए हैं, ऑप्शंस देख लीजिए आप। देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय, अगर हम बात करेंगे इसकी, कृषि भारत का, अब देखो विकासशील अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कृषि मुख्य व्यवसाय। भारत की जनसंख्या अगर आज भी देखेंगे तो 50% जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है। मुख्य व्यवसाय के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है, आज भी भारत में मुख्य व्यवसाय यही है। प्रचंड बेरोजगारी छिपी हुई है और मानव पूंजी निर्माण की निम्न गुणवत्ता भी है।
ये प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, इसका कोई यहाँ पर अर्थ है नहीं, ठीक है। तो इसमें केवल 1, 2 और 3 ही होंगे, 1, 2 और 3 ही होंगे। अगला देखें, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि, भाई देखो ये 1995 में आया था, उस वक्त देश के हालात जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी उस प्रकार से इसको बताया गया था, है ना। तो इसमें देखें, अल्प विकसित देश की आप सारी विशेषताओं को जानते हैं क्या, कौन से देश को अल्प विकसित करेंगे, ऐसे ही पूछा हुआ था, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नियोजन की आवश्यकता के कारण, नियोजित या प्लानिंग जो होती है वो विकासशील देशों में होती है, ठीक है, ये तो इससे बाहर हो जाएगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल, विकास जो अल्प विकसित देश है वहां जनसंख्या बढ़ती है। कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता होती है। औद्योगिक उन्नति बहुत मंद गति से होती है, उद्योग बहुत कम डेवलप होते हैं, ठीक है, या ना के बराबर होते हैं। 2, 3, 4, 2, 3, 4 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर अल्प विकसित कहने का मतलब वो विकासशील या अल्प विकसित की जो विशेषताएं लगभग समान ही होती हैं वो, है ना, इसीलिए पूछ रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन में भी अल्प विकसित का प्रयोग किया है उसने, है ना। तो इसमें आय का असमान वितरण, देखिए पहला भी ठीक है, आय का असमान वितरण होगा, यहाँ पर असमानता होगी आय में, कुछ लोगों के पास ही पैसा ज्यादा होगा। उच्च निर्भरता दर भी हाई होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी होती है, ठीक है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर धीमी। अगले देखिए, बैंक और वित्तीय क्षेत्रों में परिवर्तन बैंक और वित्तीय क्षेत्र तो इसमें होते ही नहीं है डेवलप। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, एक सेकेंड, इसमें क्या क्या बोला है, भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, अल्प विकसित में क्या क्या कम होगा, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में केवल अगर आप देखेंगे तो उसी की ज्यादा होगी, मतलब कृषि क्षेत्र का योगदान ही इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और ये दर भी धीमी होगी, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 और आगे देखें, अगला देखिए, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, चेंज इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसमें अगर अल्प विकसित में देखेंगे तो यानी सेवा क्षेत्र उसमें डेवलप होता ही नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पर बचा नहीं है, नन ऑफ दीज इनमें से आप करेंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा आप। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय आपको बताना है क्या है। संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय, ज्वाइंट सेक्टर का अभिप्राय आप जानते हैं, सरकारी और निजी क्षेत्रों का योगदान एक साथ होता है इसमें। आगे चलें, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनमें से कौन सी है, ठीक है, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना, ठीक है, विकास, आर्थिक विकास की बात चल रही है। चलिए इसमें देखें माफ कीजिएगा हाँ जी, चलिए इसको बताते हैं, इसको इसको बनाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। गांवों में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में गांवों में क्या होते हैं, पशुपालन होता है, कुटीर उद्योग होते हैं, हाथ से बनाने वाले उद्योग होते हैं, वहां पर वस्तुओं को हाथ से बनाया जाता है। निर्धन उधार देने का प्रश्न, ये क्या है, ये द प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग प्राइवेट मनी। हाँ, जो निर्धन लोग होते हैं, साहूकारों आदि से जो है वो वहां पर उधार लेते हैं, ये भी ठीक है। अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, अच्छे उपकरण उपलब्ध नहीं होते गाँवों में, यही है, ठीक है, अंशदान नहीं होता है। आगे चलते हैं, चलिए अंतिम प्रश्न करते हैं। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ये सीएपीएफ में आया था, ठीक है। तो संगठित सरकार और सॉरी संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया आज, अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, इसमें इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।